बेथल मिशन स्कूल गुड्डा कक्षा 9 के सभी विद्यार्थीगण, हम पिछले वीडियो में पढ़े थे अर्थालंकार के बारे में। अर्थालंकार क्या होते हैं और अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं। अर्थालंकार के दो भेदों के बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, उपमा और रूपक अलंकार के बारे में। अब हम इस वीडियो में पढ़ रहे हैं उत्प्रेक्षालंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार के बारे में। तो पहले हम पढ़ेंगे उत्प्रेक्षालंकार के बारे में। उत्प्रेक्षालंकार क्या होता है उसकी परिभाषा पहले जान लेते हैं। उत्प्रेक्षालंकार में परिभाषा ये होती है जहाँ उपमेय, अर्थात जिनको हम पहले वीडियो में क्लियर कर चुके हैं कि उपमेय क्या होता है, प्रस्तुत क्या होता है, उसी को हम यहाँ पर परिभाषा में उन शब्दों का प्रयोग करेंगे और उससे हम परिभाषा को समझें। जहाँ उपमेय अर्थात प्रस्तुत पर उपमान अर्थात अप्रस्तुत की संभावना की जाती है, वही उत्प्रेक्षालंकार होता है। फिर से परिभाषा दोहराता हूँ। जहाँ उपमेय, उपमेय यानी कि जिसे प्रस्तुत भी कहते हैं, उपमेय पर उपमान अर्थात अप्रस्तुत की संभावना की जाती है, वही उत्प्रेक्षालंकार होता है। उत्प्रेक्षालंकार के कुछ प्रमुख बिंदु होते हैं। उन प्रमुख बिंदुओं के बारे में हमें अच्छी प्रकार से समझना है। ध्यान से इन बिंदुओं के बारे में आप अच्छी प्रकार से समझ लीजिए, जिससे आपको उत्प्रेक्षालंकार में कहीं भी कोई कठिनाई का सामना न करना पड़े। पहला प्रमुख बिंदु है जहाँ प्रस्तुत अर्थात उपमेय और अप्रस्तुत अर्थात उपमेय के गुण धर्म की समानता के कारण, जहाँ प्रस्तुत जिसे हम उपमेय भी जानते हैं उपमेय के नाम से भी, और अप्रस्तुत जिसे हम उपमान के नाम से जानते हैं, इनके गुण धर्म की समानता के कारण समान होने की संभावना कर ली जाती है। अर्थात प्रस्तुत यानी उपमेय को अप्रस्तुत यानी उपमान जैसा मान लिया जाता है। पहला प्रमुख बिंदु ये है कि जहाँ प्रस्तुत यानी उपमेय और अप्रस्तुत यानी उपमान के गुण धर्म की समानता के कारण समान होने की संभावना कर ली जाती है। अर्थात प्रस्तुत उपमेय जिसे हम कहते हैं उसको अप्रस्तुत यानी उपमान जैसा मान लिया जाता है। पहला प्रमुख बिंदु उत्प्रेक्षालंकार का ये होगा। दूसरा प्रमुख बिंदु है इस अलंकार में यानी उत्प्रेक्षालंकार में ज्यादातर संभावना करने के लिए प्रायः मनहु, जनहु, मानो, जन, ज्यों इत्यादि सुवाचक शब्द प्रयोग में आते हैं। अर्थात जहाँ वो उत्प्रेक्षालंकार जिन कविता की पंक्तियों में दर्शाया है कवि ने, वहाँ इन वाचक शब्दों का भी प्रयोग हमारे सामने परिलक्षित होता है। पहला है मनहु, दूसरा है जनहु, मानव और जन, ज्यों इत्यादि। ये ऐसे शब्द हैं जिनको हम कविता में देखते ही ये जान लेते हैं कि यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार की पूरी तरह से संभावना है। जैसे मैं आपको उदाहरण देके देखिए बता रहा हूँ, यहाँ उदाहरण मैंने लिख भी रखा है। उस काल के मारे क्रोध के, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, हवा के जोर से सोता हवा सागर जगा। यहाँ देखिए उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। यहाँ पर इस पंक्ति में उत्प्रेक्षालंकार की संभावना पूरी तरह से है, क्योंकि यहाँ मानो शब्द का प्रयोग है और उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इस पंक्ति में ये बताया है कवि ने कि उस समय क्रोध के मारे उस व्यक्ति का, जिस व्यक्ति का वर्णन कर रहा है कवि कविता में, कह रहा है कि उस व्यक्ति का तन बहुत ज्यादा क्रोध के मारे कांपने लगा, और उसी प्रकार जैसे मानो हवा के जोर से अर्थात हवा के बहाव से, हवा के चलने से जो सागर शांत था उसमें लहरें उठने लगी हों और सागर उफनाने लगा हो, सागर में बहुत तेज तेज लहर उठने लगी हो। ये यहाँ पर क्या कर रहा है कवि, यहाँ प्रस्तुत है उसका क्रोध, तन कांपने लगा, मतलब तन को यहाँ पर क्रोध के माध्यम से व्यक्त करने का, कांपने का जो शरीर काम कर रहा है, उस शरीर के कांपने को वो उस तरह संभावना
तरह शरीर के कांपने की बात कर रहा है। तो शरीर कांप रहा है क्रोध के मारे, और यहाँ हवा की जोर से जिस प्रकार सागर में लहरें उठने लगती हैं और सागर में तरंगे उठने से ऐसा लगता है जैसे सागर लहरा रहा हो यानी कांप रहा हो, उसी तरह से उस समय उस व्यक्ति का क्रोध के मारे शरीर कांपने लगा। इस प्रकार यहाँ हम देखते हैं कि उत्प्रेक्षालंकार है। अब हम अपनी पाठ्य पुस्तक का एक उदाहरण लेते हैं। पाठ्य पुस्तक क्षितिज में एक पाठ है मेघाय। मेघाय में उत्प्रेक्षालंकार की एक पंक्ति मैंने यहाँ लिखी है। उत्प्रेक्षालंकार कैसे है देखिए, यहाँ लिखा है पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के, मेघाए बड़े वन ठन के संवर से। यहाँ पर ज्यों ये जो शब्द है ये बता रहा है कि यहाँ उत्प्रेक्षालंकार है। यहाँ बताने का प्रयास किया कवि ने कि जिस प्रकार शहर का कोई मेहमान शहर से गांव में आया हो, उसी प्रकार से वो मेघ वो बादल वो जिस प्रकार एक मेहमान सर धज के कहीं भी किसी जगह जहाँ इन्वाइट किया गया अर्थात जहाँ बुलाया गया वहाँ वो जब जाता है तो थोड़ा सा सज धज के जाता है, सब साफ सुथरा होकर सुंदर बन के जाता है। तो उसी प्रकार से कवि बता रहा है कि जिस प्रकार से पाहुन यानी मेहमान, पाहुन को हिंदी में दामाद के रूप में भी जाना जाता है, पाहुन का अर्थ दामाद भी लिया जाता है। तो जिस प्रकार से घर में मेहमान यानी दामाद सज कर शहर से गांव में आए हों, उस तरह से ही वो मेघ वो बादल बड़ा बहुत ज़्यादा बन ठन के संवर के अर्थात सज धज के जैसे आए हों, इस प्रकार की संभावना कवि के द्वारा बादलों के लिए व्यक्त की गई है। और संभावना अप्रस्तुत यहाँ क्या है, अप्रस्तुत यहाँ है पाहुन अर्थात मेहमान जिसे हम दामाद भी कहते हैं, और यहाँ प्रस्तुत है मेघ, मेघ है यहाँ मेघ, और अप्रस्तुत यानी उपमान है यहाँ पाहुन, पाहुन यानी दामाद या मेहमान, मेहमान से तुलना की है, संभावना व्यक्त की है। इसने कवि ने मेघ के आने से, मेघ के बन ठन के संवर के ऐसा लिखने के कारण उसको बता रहा है कि बहुत सज धज के बादल आए हुए हैं। तो बादल उसी तरह से सज धज के आए हुए हैं मानो शहर से कोई मेहमान या दामाद अपने गांव आया हो। यहाँ ज्यों शब्द का प्रयोग वाचक शब्द के रूप में किया गया है और ये बताता है कि इस पंक्ति में यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब अगला अलंकार है हमारा अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशय उक्ति, अतिशयोक्ति को अगर हम अलग अलग करके समझें तो ये है अतिशय उक्ति। अब उक्ति का मतलब होता है कथना, कथन, कहना, और अतिशय का अर्थ होता है अत्यधिक। अत्यधिक का मतलब बहुत अधिक, बहुत अधिक से भी ज़्यादा, उसे इसीलिए अति अधिक कहते हैं। इसी को अतिशय शब्द प्रयोग साहित्य में करते हैं, और अतिशय और उक्ति मिलाकर बना है अतिशयोक्ति। आपने पिछले क्लास में, पिछली कक्षाओं में संधियाँ पढ़ी, संधि में आपने स्वर संधि में गुण संधि पढ़ी है, गुण संधि के कारण यहाँ अतिशय उक्ति मिलकर अतिशयोक्ति बना है। मैं ज़्यादा पीछे तो नहीं जाना चाहता, क्योंकि आपको अलंकार में इतना बताने का मेरा मूल मकसद ये है कि आप पूर्व ज्ञान से जुड़े रहें। पीछे जो हम पढ़ते हैं वो केवल उस क्लास तक, उस कक्षा तक ही सीमित नहीं रहता, हम आगे की कक्षाओं में भी उनका उपयोग करते रहते हैं और उसे हमें भूलना नहीं चाहिए। तो मैंने बताया कि यहाँ अतिशयोक्त जो शब्द है, अतिशय उक्ति दोनों मिलाकर अतिशयोक्ति बना है। यहाँ गुण संधि के कारण अतिशयोक्ति शब्द की रचना हुई है। इसका मतलब होता है अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? इसकी परिभाषा होगी अर्थात जहाँ किसी वस्तु, पदार्थ या कथन का वर्णन एक सीमा होती है कवि की, उस सीमा से भी बढ़कर, लोक सीमा होती है कि उस दायरे में कवि लिखता है, लेकिन उस दायरे से भी बढ़कर जब कहीं कवि कुछ किसी चीज़ का वर्णन कर देता है तो उस वर्णन को हम अतिशयोक्ति अलंकार के अंतर्गत देखते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार उन पंक्तियों में हमें दिखता है जहाँ अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन कवि के द्वारा किया होता है। अतिशयोक्ति अलंकार का एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ, सरल सा, जिसको आप सुनते ही जान जाएंगे कि वास्तव में यहाँ बहुत बढ़ा चढ़ाकर कवि ने कहा है। और यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है, जैसे आपने सुना भी होगा, एक दोहा है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई यार, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। अब आप यहाँ समझिए, हनुमान
जो कि राम का दूत था और वो लंका में गया था और लंका में रावण के जो कर्मचारी थे उनको आदेश दिया था रावण ने कि इसकी पूंछ में आग लगा दीजिए, तो आग उन्होंने लगाई नहीं। कभी दिखता है हनुमान के पूंछ में लगन न पाई आग, अर्थात आग अभी पूंछ में लगी नहीं थी। और आगे लिख देता है लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। अगर आग पूंछ में लगी ही नहीं थी तो लंका जल कैसे गई? यहाँ मतलब ये है कि कवि ने बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया है। इस कारण से इस पंक्ति में, इस दोहे में पूरी तरह से अतिशयोक्ति अलंकार है। अब मैं आपको दूसरा एक उदाहरण दे देता हूँ। रामचरितमानस जो तुलसीदास ने लिखी है उसमें लिखा है, रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने जब वनवास पूरा करने के बाद राम अपने अयोध्या वापस जाते हैं और अयोध्या में वो अपना राजपाट संभाल लेते हैं तो उनके राजपाट के संभालने के कारण उनका जो ऐश्वर्य फैलता है पूरी धरती पर, पूरे जो प्रजा है उस पर, सारी प्रजा पर, सारे लोगों पर जो उनका ऐश्वर्य फैलता है, उनकी प्रशंसा फैलती है, उसके बारे में कवि तुलसीदास लिखते हैं, फाबी फहरे अति उच्च निशाना जिह्मा अटकें विबुध विमाना। ये पंक्ति पूरी तरह से अतिशयोक्ति अलंकार के अंतर्गत आती है। इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है, कैसे है मैं पहले थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताता हूँ। इसका अर्थ होता है कि श्री जो राम थे, राम राजा जब बने और राजा बनने के बाद उन्होंने जब राजपाट संभाल लिया तो जो उनके काम थे उसका ऐश्वर्य, उसकी प्रशंसा की पताका, ध्वज यानी झंडा इतनी ऊंचाई पे फहरा रहा था। ऐसा कभी लिखता है कि इतनी ऊंचाई पे फहरा रहा था, तो फहराने मतलब ऊंचाई उसकी इतनी अधिक थी, अर्थात इतना अधिक वो प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके थे। कहने का कवि के तात्पर्य ये है कि इतने लोग उसे जान रहे थे कि वो इतने अच्छे राजा हैं। तो इतनी ये बात बताने के लिए वो लिखते हैं, हावी फहरे अति उच्च निशाना। अति उच्च निशाना मतलब बहुत ऊंचाई तक उनकी ऐश्वर्य की कीर्ति की पताका अर्थात ध्वज अर्थात झंडा फहरा रहा है और इतना ऊंचाई है उसकी कि जिह्मा अटकें विबुध विमाना, अर्थात देवताओं के आने जाने वाले जो विमान हुआ करते थे वो इतनी ऊंचाई पर ध्वज और मतलब झंडा उनका फहरा रहा है कि उस पर वो विमान अटक जाते हैं। अर्थात ये संभव नहीं है, असंभव कार्य को संभव दिखाना अतिशयोक्ति अलंकार के अंतर्गत आता है। और आप यहाँ देख रहे हैं कि इतनी ऊंचाई पर झंडा कोई नहीं लहराता है जितनी ऊंचाई पर कवि तुलसीदास जी ने ऐश्वर्य की पताका जो राम राज्य की है, जो राम के ऐश्वर्य की है, जो राम की प्रशंसा के बारे में है, उस ध्वज की, उस पताका की ऊंचाई इतनी ज़्यादा बता रहा है कवि कि जिस पर देवताओं के विमान आने जाने वाले अटक जाते हैं अर्थात फंस जाते हैं। तो अर्थात यहाँ पर आप समझ रहे हैं कि पूरी तरह से यहाँ बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। इस प्रकार हम जान लेते हैं कि अतिशयोक्ति अलंकार उन पंक्तियों में कविता के होता है जहाँ पर बहुत बढ़ा चढ़ाकर कवि के द्वारा कोई बात बताई जाती है। अब हमारा अगला अलंकार है मानवीकरण अलंकार। अर्थालंकार का ये अंतिम अलंकार है जो आपके सिलेबस में है। अर्थालंकार उनमें 5 अलंकार हैं जिसमें 5वां अलंकार है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार के बारे में हम जान लेते हैं। मानवीकरण यहाँ पर शब्द जो है वो ये बता रहा है कि किसी चीज का मानव रूप दे देना। तो ज़्यादातर कवि किसी वस्तु पदार्थ को मानव बना देते हैं। वो वस्तु पदार्थ प्रकृति से संबंधित होती है, जैसे पेड़, तालाब या कोई और कोई वस्तु जिसको आप निर्जीव भी देख रहे हैं। लेकिन कवि स्वतंत्र होता है अपनी कविताओं में कुछ भी वर्णन करने के लिए। तो कवि किसी भी प्रकृति की वस्तु को पूरी तरह से मनुष्य जब बना देता है, मानव बना देता है, तो वहाँ प्रकृति का वर्णन करते समय कवि मानवीकरण अलंकार का प्रयोग करता होता है। मानवीकरण की परिभाषा होती है जब कवि वह किसी वस्तु या पदार्थ को मानव रूप दे देता है तो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। कवि जब अपनी कविता में
प्रकृति का वर्णन करता है तो प्रकृति को इस रूप में चित्रित करता है कि जैसे कोई वो जीवित प्राणी मनुष्य होता है। मनुष्य के बारे में ही उसमें मनुष्य के से ही वो तुलना करके मनुष्य जैसा उसे बताने का प्रयास करता है। इस कारण से वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। ऐसे स्थलों पर जब भी हम देखते हैं तो जैसे हम उदाहरण में देखेंगे कि कहीं भी किसी प्रकृति की किसी वस्तु को नारी, कहीं किसी शक्ति के रूप में चित्रित करता है। कविताओं में प्रकृति उनकी कविता का कविता में वो मनुष्य रूप ले लेती है। प्रकृति का मनुष्य रूप ले लेना ही हिंदी में मानवीकरण अलंकार कहलाता है। जैसे हम देख रहे हैं मेघाय कविता है हमारे पाठ्य पुस्तक में। मेघाय कविता में मेघ को ही उन्होंने मनुष्य के रूप में, एकदम मनुष्य के रूप में ही, मनुष्य ही सजता संवरता है। क्या बादल कोई सजते संवरते हैं? लेकिन वो मनुष्य के जैसा ही बादल को बताने का प्रयास कर रहा है कवि, और कहता है कि वो बहुत बन ठन के संवर के आए हैं। मेघ पाठ का शीर्षक ही है मेघाय, बड़े बन ठन के संवर के। और इसको आप समझिए कि बादल को मनुष्य का रूप दे देता है कवि। प्रकृति है, प्रकृति के अंतर्गत बादल भी आते हैं और प्रकृति के अंतर्गत बादल आते हैं। बादल को उन्होंने मनुष्य का रूप, मानव रूप दे दिया। तो यहाँ इस लाइन में मानवीकरण है। आप इसी कविता की और दूसरी लाइन देखेंगे तो उसमें देखते हैं कि बूढ़ा पीपल आगे बढ़ के जुहार करता हुआ लिखते हैं। तो जुहार करता हुआ मतलब प्रणाम करता हुआ, उसकी डालें झुककर जैसे बादलों को नमस्कार कर रही हो, प्रणाम कर रही हो, अभिवादन कर रही हो उनका। तो यहाँ वो पीपल एक वृक्ष है, लेकिन उसको ऐसा बता रहा है कवि जैसे वो कोई मानव हो और अपने यहाँ आए हुए मेहमान का स्वागत करने के लिए झुक गया हो, अभिवादन कर रहा हो। आप इसी कविता की एक लाइन और देखिए जिसमें आपने देखा होगा कि कवि कई पंक्तियों में ऐसी बातें लिखता है। जैसे तालाब का वर्णन करता है तो तालाब के लिए कहता है कि वो पानी भर लाया थाल में, मतलब जैसे मनुष्य जो है अपने घर में आए हुए मेहमान के चरणों को पानी से धोने के लिए थाल में पानी भर के ले जाता है। उस तरह वो तालाब को बताते हैं कि यहाँ तालाब का मानवीकरण किया है कवि ने। आगे हम दूसरी कविता को, अपनी ही पाठ्य पुस्तक की दूसरी कविता देख रहे हैं। जैसे ग्रामश्री कविता है। ग्रामश्री कविता में लिखा है कवि ने, सरसों की न मूंछो हो गई सबसे सयानी। अब यहाँ सरसों का मानवीकरण किया है कवि ने। सरसों एक पौधा होता है, प्रकृति में उत्पन्न पौधा होता है और वो कोई मनुष्य नहीं होता, लेकिन उसके बारे में कह रहा है कवि कि वो सयानी हो गई, अर्थात समझदार हो गई है। और सरसों के पेड़ का उन्होंने मानवीकरण कर दिया है। इसी कविता में एक पंक्ति आती है, यह हरा ठिगना चना बांधे मुरैठा शीश पर। अब चना में फूल लगा हुआ देखता है कभी तो वो कहता है गुलाबी रंग का फूल जो चना के पेड़ पौधे पर ऊपर लगा हुआ है वो उसी प्रकार से लग रहा है जैसे कोई मनुष्य पूरी तरह से सजा धजा हो और सर पे पगड़ी या कह लीजिए मुरैठा जिसे लिखा है तो उसको कहते हैं कि चना उसी तरह से मुरैठा बांधे हुए अर्थात पगड़ी बांधे हुए गुलाबी कलर की। यहाँ पर चने का मानवीकरण किया है कवि ने। अब फागुन मास के बारे में भी ग्रामश्री कविता में मानवीकरण किया है कवि ने। फागुन मास को कहता है फाग गाता मास फागुन आ गया है आज जैसे। अब फाग जो होती है, फाग मनुष्य गाता है और मनुष्य के द्वारा उसको होली जैसे त्योहारों के पहले, होली आने का जैसे मौसम होता है अर्थात बसंत ऋतु का आगमन होता है, होली आने वाली होती है तो लोग ढोलक मजीरा आदि लेकर के फाग गाते हैं। फाग एक प्रकार का लोक संगीत है जो होली के समय में गाया जाता है। उसके बारे में कवि कहता है जैसे फागुन महीना ही फाग गा रहा हो, फागुन महीना इतना सुंदर दिख रहा है, सब जगह हरियाली दिख रही, तो कवि फागुन महीने का यहाँ मानवीकरण कर देता है, फागुन मास को ही मानव के रूप में पेश कर देता है। अब मैंने आपको बताया कि मेघाय कविता में तालाब को का मानवीकरण कर दिया है। इस प्रकार से हमने अर्थालंकार को अच्छी तरह से पढ़ लिया है। मैं आशा करता हूँ कि आप अर्थालंकार में सब कुछ समझ गए होंगे। अर्थालंकार के 5 भेदों का मैंने बहुत अच्छी प्रकार से आपके सामने
विवरण प्रस्तुत किया है और मैंने PDF भी भेजा है। शायद आप उसका नोट्स है वो अर्थालंकार और शब्दालंकार दोनों का कुछ होमवर्क भी दिया है। आप अच्छी प्रकार से ये सब तैयार करके और परीक्षा में आपके एक अंक के प्रश्न जो आते हैं इनको आप अच्छी प्रकार से अलंकार से आने वाले प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे और कहीं आपसे त्रुटि नहीं होगी। धन्यवाद।